वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंट्स प्रिज्यूम्ड इनोसेंट। इस कहानी की शुरुआत होती है रस्टी सबीस से। वो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी रेमंड का राइट हैंड मैन है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि रेमंड की कलीग कैरोलिन की डेड बॉडी उसी के अपार्टमेंट में मिली है। उसे बलात्कार करने के बाद मार दिया गया है। रेमंड चाहता है कि रस्टी इस केस की इन्वेस्टिगेशन करे। इन सब में डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का इलेक्शन नज़दीक आने वाला है। टॉमी मोल्टो होमिसाइड डिवीज़न का एक्टिंग हेड है। उसने इस पोजीशन को छोड़ दिया है ताकि वो निको डेला गार्डिया के कैंपेन को ज्वाइन कर सके। रस्टी शादीशुदा है। बारबरा से उसकी शादी हुई थी। उसके कैरोलिन से भी संबंध थे। बाद में कैरोलिन ने उसे डम किया, पर अभी भी वो कैरोलिन को लेकर ऑब्सेस्ड है। जब वो कैरोलिन के साथ था तब वो उसे उसके करियर में भी मदद करना चाहता था। इन सब हिस्ट्री की वजह से रस्टी को इस केस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सामना करना पड़ रहा है। उसे डर है कि इस केस में कहीं उसके कैरोलिन से रिलेशनशिप वाली बात उभर कर सामने ना जाए। पहले तो इस केस को डिटेक्टिव हैरोल्ड को सौंपा गया था, पर रेमंड के कहने पर रस्टी ने उसे रिप्लेस कर लिया है। रस्टी का साथ देने के लिए उसका दोस्त डिटेक्टिव डैन लिप्रेंजर भी है। लिप्रेंजर से मिलकर रस्टी ने कहा, हमें इस इंक्वायरी को मिनिमम लेवल पर रखना होगा। इससे मेरे और कैरोलिन के रिश्ते वाली बात निकलकर सामने नहीं आ पाएगी। अगर ये बाहर आई तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। फिलहाल तो उसके दोस्त ने इस बात की हामी भर दी है। इस केस की छानबीन करते हुए रस्टी ने पाया है कि वो अकेला इस केस में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है, बल्कि टॉमी मोल्टो भी अपनी खुद की इंक्वायरी कर रहा है इस केस में। क्राइम वाली जगह पर छानबीन करने पर यह पाया गया है कि किलर कोई नौसिखिया नहीं था। उसे पुलिस के एविडेंस गैदरिंग प्रोसीजर के बारे में अच्छी तरह पता था। उसने सारी चीज़ें वैसे ही अरेंज की थी जिससे कुछ भी सबूत हाथ ना लगे। उसने यहाँ कुछ भी क्लू नहीं छोड़ा। विक्टिम की बॉडी में जो सीमेन मिला है वो भी डेड स्पर्म है, पर छानबीन में एक बात पता चली है, किलर का ब्लड टाइप ए है। ये ब्लड टाइप रस्टी के ब्लड टाइप से मिलता है। इधर डेलागार्ड ने इलेक्शन जीत लिया है। उसने और टॉमी मोल्टो ने रस्टी को इस क्राइम का जिम्मेदार ठहराया है। अब वो रस्टी के खिलाफ सबूत जुटाने में लगे हैं। कैरोलिन के अपार्टमेंट से बियर ग्लास मिली है जिस पर रस्टी के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, और तो और रस्टी के घर के कारपेट के फाइबर बिल्कुल सेम हैं जो कैरोलिन की बॉडी पर मिले थे। इन सब के बाद रस्टी के साथी डिटेक्टिव डैन लिप्रेंजर को इस केस से हटा दिया गया है। उस पर रस्टी के फेवर में इंक्वायरी करने का इल्ज़ाम लगा। डिटेक्टिव हैरोल्ड ने इस केस की इंक्वायरी फिर से शुरू की है। इधर रेमंड भी रस्टी पर गुस्सा हुआ। उसने अब तक जिस तरीके से इस केस को हैंडल किया गया है उसका गुस्सा रस्टी पर उतारा। उसने रस्टी को फटकार लगाई, पर साथ ही इस बात को कबूल किया कि हाँ, एक समय पर उसके भी कैरोलिन से रिश्ते थे। इन सब में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। रस्टी ने टॉप डिफेंस अटॉर्नी सैंडी स्टर्न को हायर किया है। अपने आप को इस केस में बचाने का उसे यही रास्ता नजर आया है। ट्रायल में निकलकर सामने आया कि बियर ग्लास मिसिंग है। सैंडी स्टर्न ने कहा, अब चूंकि ग्लास मिसिंग है, मैं जूरी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ग्लास वाले फिंगरप्रिंट्स को इस केस से दूर रखा जाए। जूरी ने इस बात को तवज्जो दी। यहाँ रेमंड को भी बुलाया गया है। उसने अपने आप को बचाते हुए सारा आरोप रस्टी पर डाल दिया। उसने कहा, मैं रस्टी को एक केस नहीं देना चाहता था, पर वो बार बार जिद कर रहा था। मुझे नहीं मालूम कि रस्टी क्या छिपा रहा है। रेमंड के स्टेटमेंट से साबित होता है कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन में छेड़छाड़ की गई है। रस्टी अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए पर्सनल लेवल पर इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। उसने अपनी छानबीन में ये पाया है कि कैरोलिन को एक ब्राइबरी केस से रिलेटेड एक फाइल मिली थी। इस ब्राइबरी में एक शख्स का नाम था लियोन वेल्स। रस्टी ने लिप्रेजर से मिलकर इस बात को बताया और उससे इस केस की छानबीन में उससे मदद मांगी। लिप्रेजर भी अब रस्टी के साथ है। दोनों ने मिलकर लियोन वेल्स को कन्फ्रंट किया। यहाँ वेल्स ने कन्फेस करते हुए कहा, मैंने जज लाइटल को $1500 दिए थे अपने खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हटाने के लिए, पर मुझे अच्छी तरह याद है कि उस समय कैरोलिन फैसिलिटेटर के तौर पे काम करती थी। इसलिए रस्टी को कैरोलिन के फाइल से इस बात की जानकारी मिल पाई है। इस केस की चल रही सुनवाई में सैंडी स्टर्न ने रस्टी के बचाव में कहा, डेला गार्डिया और टॉमी मोल्टो की रस्टी से पर्सनल दुश्मनी है। दोनों ने मिलकर रस्टी को फ्रेम किया और इस ब्राइबरी केस को कवर अप किया है। इन सब के बाद इस केस की जांच कर रहे ऑफिसर को बुलाया गया। उससे क्रॉस एग्जामिनेशन में एक बात सामने निकल कर आई कि कैरोलिन की एक सर्जरी हुई थी, ट्यूबल लिगेशन। इस सर्जरी में कैरोलिन के फैलोपियन ट्यूब को परमानेंटली ब्लॉक कर दिया गया था। इस पर सैंडी स्टर्न ने कहा, जब कैरोलिन के फैलोपियन ट्यूब को पहले से ब्लॉक किया गया था तो भला उसके शरीर पर शुक्राणुनाशक कॉन्सेप्टिव मिलने का क्या मतलब। इस केस में कैरोलिन की बॉडी के साथ छेड़छाड़ की गई है।
इससे ये बात भी साबित होती है कि जो फ्लूइड सैंपल लिए गए थे वो वास्तव में कैरोलिन की बॉडी से लिए ही नहीं गए। बियर ग्लास का गायब होना, लैक ऑफ मोटिव और साथ में ये बात कि फ्लूइड सैंपल में छेड़छाड़ की गई है, जज लाइटल ने इस केस में सारे चार्जेस को बर्खास्त कर दिया है, यानी रस्टी अब फ्री है। इन सब के बाद रस्टी ने सैंडी स्टर्न को कन्फ्रंट किया। उसने सैंडी को इस केस में ब्राइबरी फाइल लाने के लिए उसे डांटा। यहाँ सैंडी ने उसे कहा, मैंने अपनी छानबीन में एक राज का पता लगाया है, पर तुम्हें कसम खानी होगी कि तुम इस बात को राज ही रखोगे। रस्टी ने इसके लिए हामी भर दी। सैंडी ने कहा, पास में जज लाइटल का कैरोलिन से एक छोटा प्रेम प्रसंग चला था। मैं ये भी जानता हूँ कि रेमंड ने पहले ही पता लगा लिया था कि लाइटल ब्राइबरी केस में इन्वॉल्व है। वो कई केसेस में ब्राइब ले चुका है, पर फिर भी रेमंड ने लाइटल को माफ़ कर दिया था। यहाँ तक कि लाइटल ने अपने इस अपराध के लिए रेजिग्नेशन भी ऑफर किया था, पर रेमंड का मानना था कि लाइटल एक काबिल जज है, इसलिए उसने उसे दूसरा मौका दिया। इन सब के बाद लिप्रेंजर रस्टी से मिला है। उसने कहा, मैंने ही मिसिंग बियर ग्लासेस को छिपाया था। जब मैंने देखा कि इससे इस केस में ध्यान डेला गार्डिया और टॉमी मोल्टो से हटकर तुम पर आ जाएगा, तब मैंने इसे छिपा दिया। रस्टी इस बियर ग्लास को नदी में फेंक देता है, पर अभी तक रस्टी ये नहीं जान पाया कि आखिर कैरोलिन को मारने वाला कातिल है कौन, आखिर उसके साथ क्या हुआ था। इन्हीं सवालों के साथ वो अपने घर पहुंचा है। जब रस्टी घर पहुंचा तब यहाँ उसके हाथ एक छोटी कुल्हाड़ी लगी है। इस पर कैरोलिन के ब्लड के निशान हैं और साथ में उसके बाल भी हैं। वो इसीलिए घर के अंदर पहुंचा। उसने इस कुल्हाड़ी को वॉश किया। तभी यहाँ बारबरा का आना हुआ। उसने कहा, मैंने ही कैरोलिन को मारा था। मुझे ये बात कि तुम्हारा कैरोलिन से अफेयर था बहुत तकलीफ देती थी। मैं उससे ईर्ष्या करने लगी थी। उससे बदला लेने के लिए मैंने एक रास्ता निकाला और उसे मार दिया, पर मुझे नहीं मालूम कि इस केस में तुम्हें फंसा दिया जाएगा। रस्टी ने गुस्से में बारबरा को देखा। बारबरा ने बताया कि किस तरह उसने कैरोलिन को रस्सी से बांधा, फिर उसे कुल्हाड़ी से वार करके मार दिया। इसके बाद उसने उसकी बॉडी में सिरिंज लेकर जिपलॉक बैग के कंटेंट्स को इंजेक्ट किया था, ग्लास को वहीं छोड़ दिया था। फिर उसने दरवाज़ों और खिड़की को खोला और वापस अपने घर आ गई। उसने रस्टी से माफ़ी मांगी कि इस केस के दौरान इल्ज़ाम उसके सर आया और साथ में इस बात की भी माफ़ी मांगी कि रस्टी कितनी तकलीफ से गुजरा। बारबरा ने कहा कि अगर इल्ज़ाम उस पर लग जाता और उसे अपराधी करार दिया जाता तो वो खुद को कातिल घोषित करती थी, पर अब तो सब ठीक हो गया है, सारे चार्जेस डिसमिस हो चुके हैं। यहाँ रस्टी बारबरा की बातों से कन्विंस नहीं लगा। अंत में बैकग्राउंड में हमें रस्टी की आवाज़ सुनाई देती है। वो कहता है, कैरोलिन के मर्डर को अनसॉल्व करार दिया गया। मैं अपने बेटे को इन सब की सज़ा नहीं देना चाहता था। अगर बारबरा को जेल हो जाती तब इसकी सज़ा मेरे बेटे को भी मिलती, पर साथ में मुझे इस बात का भी अफसोस है कि बारबरा ने जो भी किया वो मेरी वजह से किया। ना मैं कैरोलिन से अफेयर करता और ना ही वो इस क्राइम को करने की हिम्मत करती। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो गई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट से ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।